तो हमें भले कश्मीर हो जो मर्जी हो, और ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में आज तक जितना बिगाड़ आया है, जिस मुल्क में जितनी इस मुल्क की जितनी बैरूनी ममालिक में बदनामी हुई है, उसकी बुनियादी वजह भी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हमारी पॉलिसियां हैं। चाहे वो अफगान तालिबान थे, चाहे कश्मीरी तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, उनके साथ हमारे जो रवाबित थे, उसकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर में 1994-95 से बदनाम होता रहा है। और इसमें ये तो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लिहाजा इसमें सबको सोचना चाहिए जरा सा कि कश्मीर की वजह से इस मुल्क का क्या हशर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कश्मीर के मुद्दे के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 70 साल से पाकिस्तान कश्मीर के पीछे ही पड़ा हुआ है। भारत का कश्मीर हड़पने के लिए पाकिस्तान ने न जाने कितने कांड किए, पर हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत अगर देखें तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खड्डे में जा चुकी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से इतना कर्जा ले रखा है कि उसको कर्जे की किस्त चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। 2-4 देशों के अलावा कोई भी दुनिया में पाकिस्तान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आज अकेला पड़ चुका है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की बड़ी समस्या है महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद, और पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत कश्मीर मुद्दे पर ही झोंक देता है। पाकिस्तान को यह सच भली भांति पता है कि भारत कश्मीर मुद्दे को लेकर कभी भी नहीं झुकने वाला, और आज की तारीख में भारत इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान उसको छू भी नहीं सकता, पर फिर भी पाकिस्तान कश्मीर को नहीं छोड़ने वाला। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी ने ही पाकिस्तान मीडिया को यह सच बताया है कि कश्मीर मुद्दे की वजह से पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा है, और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जो आपके पड़ोसी हैं उनसे आप मुस्तकिल तौर पे अलहदा तो नहीं रह सकते हैं। 22-23 महीने पहले बाहमी तिजारत का सिलसिला टूटा था, और अब अगर वो बहाल हो रहा है तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हमें समझता हूं मैं कि गैर जज्बाती अंदाज में इस मामले पे गौर करना चाहिए। अपोजिशन जाहिर है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करती है। जब भी कोई भी भले हुकूमत में और कोई भी अपोजिशन हो, अपोजिशन के तौर पे उन्होंने उनका कारोबार ये होता है कि हर हुकूमती फैसले पे एतराज़ करेंगे, और ख़ुद पार्टियों के अंदर भी जो हुक्मरान जमात होती है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं लोग ऐसे जज्बाती जो इन मामलात को सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं। हालांकि दुनिया भर में अब यह कि जब सोवियत यूनियन और मगरबी ममालिक के दरमियान बदतरीन ताल्लुकात है, उस वक्त भी सोवियत यूनियन से गैस यूरोप को फराहम की जा रही थी। इस वक्त भी साइबेरिया के कुओं से, रूस के जो साइबेरिया के कुएं हैं वहाँ से गैस पहुँच रही है यूरोप। मतलब यूरोप के रूस पर शदीद तर एतराज़ात के बावजूद अमेरिका में यूरोपीय ममालिक ने उसके साथ अपने गैस के मामलात मुनक़ते नहीं किए हैं। और इसी तरह अब कई और ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे तिजारती ताल्लुकात जारी और सारी रहते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे काफ़ी अरसे से एक ट्रैक 2 का काम कर रहे थे, उसमें भी बार बार यही एक मुतालबा सामने आता था कि आप सियासत को और तिजारत को अलग अलग रखें, ताकि दोनों तरफ के लोग और दोनों तरफ के ताजिर मुतासिर ना हो, उनके मफादात पे कोई ज़रब ना पहुंचे। तो इसी तरह अगर अभी चाहे भले किसी भी बैरूनी असरात के बायस अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अगर किसी हद तक बहाल होने की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है हमें कोई बहुत ज़्यादा लेतो लाल से पसो पेश से काम नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अगर भारत से हमें चीज़ें मिलती हैं तो इधर से भी कोई चीज़ें शायद एक्सपोर्ट की जा सकें, और उससे कतई नज़र दुनिया भर में जो तासुर जाएगा वो यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो गई है। गुल साहब, आपने जो मिसालें दी वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पर जरा थोड़ा सा मामला तब्दील हो जाता है, क्योंकि हमारे एक तो बराह रास्त दुश्मनी का तो मामला अपनी जगह पे है, लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन तो कश्मीर है, और फिर जो वहाँ पर मजालिम हैं और जो तमाम तर वो चीज़ें हैं। आज भी जो वज़रा ने काबीना में बात कही है उन्होंने यही बुनियाद बनाई है कि कश्मीर के मामले को किसी हद तक आप सेटल डाउन करें, फिर आप जो मर्जी करें। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ नहीं हो जाता जब कश्मीर की बात आ जाती? नहीं, मैं नहीं समझता कोई बहुत मुख्तलिफ मामला है। ताइवान को चीन अपना 32वां-33वां सूबा कहता है आज भी, और उस पे उन्होंने उसको तस्लीम भी नहीं किया। खुद अक़वाम मुत्तहिदा में उसमें भी उसकी रुकनीत की मुखालफत की। लेकिन इस वक्त ताइवान के बहुत बड़े
सरमायाकार ग्रुप जो है वो चीन के अंदर मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो हमें भले कश्मीर हो, जो मर्जी हो, और ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में आज तक जितना बिगाड़ आया है, जिस मुल्क में इस मुल्क की जितनी बैरूनी ममालिक में बदनामी हुई है, उसकी बुनियादी वजह भी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हमारी पॉलिसियां हैं। चाहे वो अफगान तालिबान थे, चाहे कश्मीरी तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, उनके साथ हमारे जो रवाबित थे, उसकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर में 1994-95 से बदनाम होता रहा है। और इसमें ये तो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लिहाजा इसमें सबको सोचना चाहिए जरा सा कि कश्मीर की वजह से इस मुल्क का क्या हशर हुआ है। और कश्मीर जब उसको उनके हुकूक की खातिर हमें बिल्कुल बात करते रहनी चाहिए, जहां जहां मुमकिन हो शोर उठाना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए हमें कि कश्मीर को भारत ने एनेक्स कर लिया है, आर्टिकल 370 और 35 उन्होंने खत्म कर दिया है। उसके बाद बहुत सारे डोमिसाइल के कवानीन भी तब्दील कर दिए हैं। लेकिन किसी एक मुल्क ने अमेरिका, यूरोप को तो छोड़े, मुसलमान मुल्कों में से भी किसी ने भारत की मजम्मत नहीं की, भारत से इन इक़दामात की वापसी का मुतालबा नहीं किया है, और ना ही अमेरिका से उसकी कोई मजम्मत आई है। लिहाजा हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अकेले ही कश्मीर करके इस मुल्क की जड़ें मजीद खोखली करते जाएंगे, इस मुल्क को मजीद तन्हाई का शिकार करते चले जाएंगे, जबकि वो ममालिक जिनके साथ हम दोस्ती का भरम भरते हैं, उसमें अक्सर मुसलमान वाले भी शामिल है, वो बढ़ के मोदी सरकार को गले लगा रहे हैं। राइटली सेट। सोलंकी साहब, जो बातें इम्तियाज गुल साहब ने कही हैं ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, और प्रैक्टिकल अप्रोच किसी की भी यही होगी, लेकिन एक जज्बात का अंसर भी हमारे अंदर बड़ी हद तक मौजूद है। आप भी क्या समझेंगे जो आज बुजरा ने जो बातें कही वो जज्बात में कहीं, या इससे बढ़कर भी कुछ है, या वो एक प्रिंसिपल उनका स्टांस है जो कश्मीर को लेकर उनका मौकिफ है? हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन? देखिए, कल जब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये फैसला किया चीनी और कपास दरामद करने का, तो वो भी इसी हुकूमत का फैसला था। और जब आज उन्होंने तब्दील किया तो वो भी 24 घंटे के अंदर ये वही हुकूमत है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये जो दरामद का जो फैसला था, वजीर आजम की जो हिमायत है और मंजूरी है, उसके बगैर ये वहां जा ही नहीं सकता था, क्योंकि इस वक्त तिजारत के वजीर जो है वो इमरान खान खुद हैं। रजाक दाऊद तो पूरी तरह से वजीर नहीं है, तो वो वहां जा ही नहीं सकता था। और इतने हसास मामले पर ये हो ही नहीं सकता था कि इस हुकूमत की मर्जी के बगैर इमरान खान के नाक के नीचे से ये हो जाए। अब जो इन्होंने ये तब्दील किया है तो ये एक सियासी फैसला है, क्योंकि जैसे ही ये कल फैसला आया तो उसके बाद अपोजिशन से और जो नकात थे उनकी तरफ से हमले शुरू हो गए। तो ये 24 घंटे के अंदर जो है ये हुकूमत जो सिर्फ तर्जुमानों के इजलास को ही अपनी गवर्नेंस समझती है, तो वो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन बात यह है कि ये मुल्क के मुआशी मफाद में नहीं है। ये उस वक्त भी मुआशी मफाद में नहीं था जब पिछली हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत बढ़ाने की कोई कोशिश की, फिर वो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है वो खत्म किया गया, किस दबाव का सामना किया गया। उस MFN को जी वो उन्होंने नाम तब्दील किया, फिर भी वो पसंद नहीं आया। उसके नतीजे में क्या हुआ, नुकसान जो है वो हमें ही हुआ। अब आप ये देख लें कि इस वक्त एक तो चीनी आपको वहां से सस्ती मिल सकती थी तो आपके लोगों का कोई भला हो सकता था, लेकिन उससे बढ़कर जो है जिस पर बात नहीं हो रही वो कपास की बात है। कपास जो है वो दो ही मुल्क हैं इस रीजन में, या चीन है या भारत है। चीन से आप चाहते हुए भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्यादातर उनकी जो कपास है वो शिनजियांग से आती है, और वो अगर आप लेकर कोई चीज बनाएंगे तो अमेरिका और यूरोप जो है वो तो आपको पाबंदियों की वजह से ले नहीं सकता। तो अब आप क्या करें, आप क्या करेंगे? आपकी जो ज़राई पॉलिसियां हैं उसकी वजह से कोई 70 लाख जो गांठ है, 7 मिलियन बेल्स कम पैदा हुई। तो आपके जो 2 से 2.5 करोड़ जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर कारखाने हैं 200 के करीब, उनका आप क्या करेंगे? उनको बंद कर देंगे। पहले ही आप जो है वो मुआशी मसाइल में घिरे हुए हैं। आप वर्ल्ड बैंक का और दूसरे जो आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहाँ, अब कोई 1.3% GDP आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये फैसले जो है वो जो बहुत अच्छी एक बात पिछले दिनों सामने आई थी जियो इकोनॉमिक्स की,
तो उसको तो आपने दफन कर दिया 24 घंटे के अंदर। तो ये वो हुकूमत जो सिर्फ ये सोचती रहती है कि जी हमारे मुखालफिन क्या करेंगे, आप अपने मुल्क के जो लोग हैं उनकी जो वेलफेयर और उनके मफाद नहीं सोचते, तो फिर आप कोई हुकूमत चला नहीं सकते। तो ये हुकूमत जो है वो जो जिसकी पूरा फोकस सिर्फ मीडिया तर्जमानों का इजलास है, उसका एक और घामड़पन सामने आया, और इससे मुल्क के अंदर जो है वो भी एक अदम एतमाद जो बिजनेस कम्युनिटी है। अभी आपने ये जो फैसला किया कि आप इंपोर्ट करेंगे, उससे पहले कुछ जो आपके जो ट्रेड ग्रुप्स हैं उन्होंने कोई बातचीत की होगी ना भारत के अंदर, कोई ना कोई चीजें पहले से तय हुई होंगी, अब वो सारी खत्म हो गई। आइंदा आप कोई इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते। राइटली सेड। सोलंकी साहब, पॉइंट आ गया। मलिक साहब, आप कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं, और ये किस हद तक बात, अब जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया में चली को पीस डील की बात और फिर सारा मामला इसके अराउंड चल रहा था, हमारे यहाँ कोई ओपनली चीज़ इस पर या किसी ने कुछ एडमिट नहीं किया, बट अब ये मूव अगर इसी गवर्नमेंट ने कोई पीस डील किया है, फिर ये मूव इसी काबीना में, किस तरह देख रहे हैं सारे मामले? एक तो मैं एग्री करता हूँ कि दुनिया का कोई भी मुल्क अपने रीजन में ट्रेड किए बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या माशी तरक्की की शरह हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है बिल्कुल ये गैर मामूली है, हमारे यहाँ तारीख भी रही है। एक तो ये कि खारजा पॉलिसी जिस तरह हमारी लीड कंडक्ट करती है उसको मुकद्दस गर्दानती है और सीने से लगा के रखती है, और दूसरा आवाम को इत्मीनान में नहीं लेती। वो कहती है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, लिहाजा हम जाने। लिहाजा कौमी मुफाद मुख्तलिफ अदवार में बदलते रहते हैं। जो हमारे यहाँ नेशनलिस्ट हैं, जब वो काबीना के मेंबर बन जाते हैं तो पिछले ट्वीट डिलीट कर देते हैं। दिफा पाकिस्तान कौंसल भी रातों रात ख़त्म हो जाती है। तो एक आपको डिबेट चाहिए कि हम इकॉनमी में और फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूसिव अप्रोच कैसे बना सकते हैं, पाकिस्तान का कौमी मुफाद कैसे सबसे बेहतर अग्री हो सकता है। उसके लिए जामियात में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, पार्लियामेंट में, सियासी पार्टियों में हम डिबेट क्यों नहीं कराते? अब ये जो हो रहा है ये तो कोई 10-20 साल पहले अमेरिका में रिसर्च पेपर लिखे गए, जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में इसका तज़किरा किया, और एक हफ्ता कबल खुर्शीद महमूद कसूरी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और उनके साथ इंडियन काउंटर पार्ट, उन्होंने भी डान में एक आर्टिकल लिखा। तो ये चीज़ें अपनी प्लानिंग से गुजर रही और वक्त आ जाएगा अनकरीब कि ये दोबारा रिज्यूम। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने एक टेस्टर छोड़ना था, जिस तरह इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक टेस्टर पहले छोड़ा गया अरब मुल्कों की जानिब से, और फिर ये हमने देखा कि वन बाय वन उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दी। तो अब आवाम का ज़हन ये बयानाया जा रहा है कि ये जो कश्मीर पे मामला है ये अपनी जगह रहेगा। हम साल में 2-3 दिन ऐसे होंगे कि अलामती तौर पे जिस तरह हम बाकी त्यौहार मनाते हैं कश्मीर का भी त्यौहार मनाएंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ताल्लुकात इससे आगे बढ़ेंगे। ख़तों के तबादले हो गए, हॉटलाइन हो गया, दूसरी सर्विस, लेकिन जो एयर स्पेस हमने जज्बाती होके बंद की थी उसका स्टेटस क्या हुआ? तजारत तो हम खोल रहे हैं। इंडिया जो परवाज़ें जा रही हैं पाकिस्तान के ऊपर से परवाज़ करके नहीं जा सकती। तो हमारी पॉलिसी क्या है? कश्मीर के ऊपर पॉलिसी क्या है? इंडिया से मामलात पर पॉलिसी क्या है? क्या वज़ीर ख़ारजा या अरबाब इख्तियार पार्लियामेंट में इस पर कोई पॉलिसी बयान देना चाहेंगे? ये तो इसीलिए हमारे यहाँ कौमी मफाद और पॉलिसियाँ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पैमानों के साथ बदलते रहते हैं। वो जब हमने वो आग भड़कानी होती है तो स्क्रीन पे वो आग भड़का देते हैं, और जब वो आग ठंडी करनी होती है तो ठंडी कर लेते हैं। तो ऐसी कौमें जो हैं उनकी जिनकी ये मसाइल होते हैं वो आवारा गर्दी तो कर सकती हैं खारजा पॉलिसी पे, उस पर नहीं। तो मुझे एक चाइनीज़ प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी से, उनसे मैंने सवाल किया कि क्या आप अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं दुश्मन? उन्होंने कहा हम तो उसे दुश्मन समझते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल था कि आप उनसे तजारत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम आवाम के दुश्मन नहीं, अगर हम तजारत नहीं करते चीन के दुश्मनों से तो हमारे अवाम खुशहाल नहीं होंगे, और जब अवाम खुशहाल नहीं होंगे तो हम अवाम